Hi everyone, in this lecture we will discuss layout of thermal power plant। इसमें हम लोग थर्मल पावर प्लांट का लेआउट जो होता है मीन्स वहाँ पर कैसे कैसे अरेंज किए हुए होते हैं वो हम लोग देखेंगे। जो डिवाइसेस होते हैं जैसे टरबाइन है, फिर कंडेंसर है, फिर कुछ हम लोग कूलिंग टावर का कंसेप्ट यहाँ पर देख लेंगे, फिर रीहीटिंग कैसे करते हैं, फिर नंबर्स ऑफ जो टरबाइन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टीम टरबाइन का वो भी यहाँ पर देख लेंगे, कैसे बॉयलर्स लगे होते हैं, कोल्स कैसे सप्लाई किया जाता है, तो सारा लेआउट कैसे कैसे सीरियली अरेंज होता है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि क्या होगा जो भी पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वो कंसेप्ट आपका पूरा कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। वैसे आपको बता दूं लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है pekun.in का। अगर आप इस चैनल को पर्सनल कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस चैनल से आप कुछ बेनिफिट गेन अगर कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके स्टडी में वो हेल्प कर रहा है, तो आप इस चैनल को पर्सनली कुछ डोनेट करके कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप जाकर वहाँ से जो भी डोनेट करना चाहें डोनेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं लेआउट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बॉयलर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स लगे और सब साइकिल के फॉर्म में लगे हुए होते हैं, वन बाय वन सारा अरेंज होते हैं और फिर लास्ट में फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम लोग बॉयलर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बॉयलर से थोड़ा सा आपको समझना इजी हो जाएगा। तो हम लोग बॉयलर से स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में पंप से होते हुए फिर लास्ट में बॉयलर पे आ जाएंगे। इसलिए अभी आपको स्टार्टिंग में सारा कंसेप्ट एक बार में नहीं होगा, वन बाय वन जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपका सारा डाउट क्लियर होता चला जाएगा। लास्ट में आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आपका पूछने का सोर्सेज है, चाहे व्हाट्सअप हो गया या फिर टेलीग्राम हो गया, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। ये कोल यहाँ पर कोल का सेटअप किया जाता है, कोल कैसे कैसे आता है वो हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखने वाले हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट दिखने वाला है कोल्स कैसे आता है, कैसे वहाँ पर ग्राइंड होता है, उसके बाद फर्नेस में आता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि कोल यहाँ पर कोल पाउडर के फॉर्म में हमने बना लिया है और उसको फर्नेस में हमने सप्लाई कर दिया है, जहाँ पर ये फर्नेस में बर्निंग हो रहा है, ये बॉयलर में बर्निंग हो रहा है। अब आपको दिख रहा होगा नंबर्स ऑफ ट्यूब्स बॉयलर्स के साइड में लगे होते हैं, यहाँ पर ऐसा करके ट्यूब दिखाया गया है। बाकी वो डिपेंड करेगा कि वो फायर ट्यूब बॉयलर है कि वाटर ट्यूब बॉयलर है, वो जैसा बॉयलर होगा उसके हिसाब से वहाँ पर सेटअप होगा। बस यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देकर बताया जा रहा है कि ऐसे वाटर आ रहा है और यहाँ पर ट्यूब में ही वो फ्लो हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा करके बॉयलर दिखाया गया है। अगर फायर ट्यूब बॉयलर होगा तो वहाँ पर ट्यूब में फायर फ्लो होगा और वाटर जो होगा वो साइड बाय साइड रहेगा। तो वो आप समझ लीजिएगा, उतना तो आप समझ ही सकते हैं, बिकॉज वो सब लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा वो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे हुए हैं, बॉयलर का साइड बाय साइड आपको दिख रहा है, ऐसे करके ट्यूब्स लगे हुए हैं। जो यहाँ पर से वाटर्स आ रहा है, यहाँ पर नीचे से डाउन टॉमर बोलते हैं इसको, डाउन नीचे से जो आ रहा है वाटर, वहाँ से क्या होगा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर फिर क्या होगा यहाँ पर ड्रम में, जो यहाँ पर स्टीम ड्रम दिख रहा है आपको, स्टीम ड्रम में वो आ जाएगा। स्टीम ड्रम में यहाँ पर वाटर भी होगा और स्टीम जो भी स्टीम आया है इसमें वो ऊपर में, जैसे कि आपको बताया था ड्रम होता है, यहाँ पर नीचे में क्या होता है वाटर होता है, ऊपर में यहाँ पर जो भी स्टीम बनकर आता है वो ऊपर में होता है। तो स्टीम वहाँ पर बनकर आ गया है। अब क्या होगा, वो स्टीम आया है तो अब उसे हम लोग टरबाइन में सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टरबाइन में हम लोग सप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ड्रम है, यहाँ पर आपको ड्रम दिख रहा है, यहाँ पर उसको हम लोग टरबाइन में सप्लाई करेंगे। टरबाइन में सप्लाई करने से पहले हमने देखा था कि बॉयलर के बाद जस्ट सुपर हीटर लगा हुआ होता था। तो सुपर हीटर क्या करता था, जो भी स्टीम का टेम्परेचर मिला है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करता था, उसको सुपर हीट करता था बॉयलर को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। बिकॉज बहुत सारे लॉसेज होते हैं जब वो पाइप से सर्कुलेट करता है स्टीम, जब पाइप से फ्लो करता है स्टीम, तो क्या होता है बहुत सारे हीट ट्रांसफर आपका एटमॉस्फेयर के साथ हो सकता है, तो वहाँ पर लॉसेज हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सुपर हीटर से सप्लाई करते हैं, जो क्या करता है स्टीम का टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, बोलते हैं उसको सुपर हीटेड स्टीम बोल देते हैं, जो वहाँ से स्टीम आता है। तो उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर एक सुपर हीटर लगा हुआ है और जो भी ड्रम से पाइप आया है जहाँ पर वाटर जो स्टीम सर्कुलेट हो रहा है, तो स्टीम क्या हो रहा है वहाँ पर सुपर हीट हो रहा है। नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे होते हैं और उसके साइड बाय साइड क्या होता है फ्लू गैसेस फ्लो होते रहता है। आप देख रहे होंगे बॉयलर में यहाँ पर फ्लू गैसेज है, फ्लू गैसेज यहाँ पर बर्न होकर वो बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो क्या होगा, जो भी वहाँ पर सुपर हीटर लगा हुआ है, नंबर ऑफ ट्यूब्स है, सुपर हीटर ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। सुपर हीटर से जो भी स्टीम सर्कुलेट हो रहा है उसको क्या कर रहा है वो और हीट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सुपर हीटर हमने देख लिया यहाँ पर लगा हुआ है। बॉयलर के बाद जब सुपर हीटर होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, सुपर हीटर भी हो गया। अब यहाँ से वाटर इस वाले पाइप से जा रहा है, अब वो हाई प्रेशर टरबाइन में जाएगा। आपको भी पता है सुपर हीटर के बाद जो वाटर होता है वो हाई प्रेशर टरबाइन में आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो हाई प्रेशर टरबाइन, ये हाई प्रेशर टरबाइन में वो पहुँच गया है। तो हाई प्रेशर टरबाइन में आ गया है। अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, वहाँ पर एक्सपेंशन होगा स्टीम का एक्सपेंशन होगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग उसको फिर से हीट सप्लाई करना चाहें तो हम लोग वहाँ पर एक रीहीटिंग कंसेप्ट लास्ट में देखे थे, लास्ट लेक्चर में, वहाँ पर एक रीहीटिंग कंसेप्ट होता है जिसमें क्या होता है फिर से
जो भी स्टीम हाई प्रेशर टरबाइन से बाहर आ रहा है उसको फिर से हम लोग रीहीटिंग, उसको फिर से हम लोग बॉयलर में भेजकर रीहीट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे हाई प्रेशर टरबाइन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हाई प्रेशर टरबाइन का आउटलेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से क्या हो रहा है, ये हाई प्रेशर टरबाइन है, यहाँ पर इसका आउटलेट क्या हो रहा है, जो भी स्टीम था वो स्टीम फिर से हम लोग यहाँ पर बॉयलर में भेजे हैं और नंबर ऑफ ट्यूब्स वहाँ लगे हुए हैं, हीट एक्सचेंजर जैसा है वो नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे हुए हैं। नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे हुए हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी स्टीम था उसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होकर नंबर ऑफ ट्यूब से क्या होता है, फिर से वो अब जाता है वो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में, अब सेकंड वाले टरबाइन में जाता है वो। तो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में वो पहुंच गया। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर ये आ गया है स्टीम, यहाँ से अब इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में आ गया। सेकंड वाला टरबाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन है। इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में वो आ गया। अब यहाँ पर फिर से सेम प्रोसेस होगा, टरबाइन है तो वहाँ पर स्टीम का एक्सपेंशन होगा, स्टीम एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, अब फिर से जो भी स्टीम वहाँ पर एक्सपेंशन के बाद बच रहा है वो कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, उसके पास अभी भी ऑलरेडी एनर्जी अवेलेबल होता है, बिकॉज कंप्लीट वहाँ पर एक्सपेंशन नहीं होता है। किसी भी हम स्टीम को एक बार में कंप्लीटली एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे हीट के फॉर्म में वहाँ पर एनर्जी अवेलेबल होता है। तो क्या होगा, उस एनर्जी का हम यूटिलाइज कर लेंगे, लो प्रेशर टरबाइन में उसको सेंड कर देंगे। ऑलरेडी हमने टरबाइन का कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में देखा था, वहाँ पर थ्री टाइप का टरबाइन हमने देखा था, जिसमें हाई प्रेशर, लो प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर था। तो लास्ट में लो प्रेशर पे भेजते हैं जहाँ पर उसका प्रेशर थोड़ा कम होता है और टरबाइन का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर टरबाइन में हमने भेज दिया इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सपेंशन होगा, इसका और ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। थोड़ा सा हो सकता है स्टीम वहाँ पर वाटर के फॉर्म में निकले या फिर वो स्टीम के फॉर्म में ही कन्वर्ट स्टीम के फॉर्म में ही रहेगा। अगर स्टीम के फॉर्म में रहेगा तो हमारे लिए बेटर होता है कि वहाँ पर क्रोजन का चांसेस कम होता है, बट अगर थोड़ा सा कन्वर्ट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश हम करते हैं कि वो स्टीम के फॉर्म में ही रहे, या फिर अगर थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉपलेट के उसके फॉर्म में है तब हम लोग उसको जो भी वहाँ से आउटलेट हो रहा है उसको हम लोग कंडेंसर में भेज देते हैं, कंडेंसर में वहाँ सप्लाई कर देते हैं। कंडेंसर क्या होता है, एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है जो वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। जो भी स्टीम के पास हीट था उसको, उस स्टीम को या उस हॉट वाटर को, जो भी वहाँ चाहे तो वेट रीजन होगा, मान लीजिए मिक्स्ड रीजन होगा जहाँ पर स्टीम और वाटर का कुछ ड्रॉपलेट्स भी होगा, तो वहाँ से हीट को वो कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसे कंप्लीट वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कंडेंसर का काम है ये। कंडेंसर क्या करता है, एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जो वाटर या टरबाइन से जो भी आउटलेट आ रहा है, टरबाइन से जो बाहर आ रहा है, चाहे वो कंप्लीट स्टीम हो या स्टीम और थोड़ा सा वाटर हो, तो उसको क्या करेगा, वो कंप्लीटली बाहर ले लेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, वो कंप्लीट बाहर ले लेता है। यहाँ पर कूलिंग, यहाँ पर एक तरह का कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर से कूलिंग टावर कनेक्टेड होता है। आप देखे होगा थर्मल पावर प्लांट में ऐसे ऐसे करके टावर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ होता है, जहाँ से आपको नज़र आता होगा वाइट गैसेस टाइप का निकलता है, वो स्टीम के फॉर्म में बाहर निकलते रहता है। तो वही कूलिंग टावर होता है, ऐसे रहता है, उसको कूलिंग टावर बोलते हैं। कूलिंग टावर का काम क्या होता है, जो भी कंडेंसर में स्टीम आ रहा है, स्टीम को कूल करने के लिए हम लोग साइड बाय साइड एक वाटर यूज़ करते हैं, कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं। वही कोल्ड वाटर जब स्टीम से हीट एक्सट्रैक्ट करते रहता है वो बार बार, तो वो हॉट होते जाता है, तो उसी हॉट वाटर को क्या करता है, ये कूलिंग टावर कूल करता रहता है। इसलिए वहाँ पर कंटिन्यूसली वो भी रन करता रहता है। ये भी एक तरह का बॉयलर का पार्ट ही हो जाता है, बिकॉज जो भी कंडेंसर में कूल वाटर आ रहा है ठंड करने के लिए, जैसे कि कंडेंसर है, कंडेंसर के मान लीजिए ऐसा कंडेंसर है, कंडेंसर के ट्यूब्स में जो होता है वो हॉट वाटर मान लीजिए है, जो स्टीम या हॉट वाटर या स्टीम जो आ रहा है टरबाइन से, लो प्रेशर टरबाइन से, वो इसमें है। और इसका साइड बाय साइड जो होता है वो मान लीजिए यहाँ पर कोल्ड वाटर है जो कूलिंग टावर से सप्लाई किया जाता है। साइड बाय साइड जो होता है वहाँ पर कोल्ड वाटर होता है। तो अब यहाँ पर कोल्ड वाटर जो है, जो स्टीम से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो क्या होगा, धीरे धीरे हॉट होता चला जाएगा। हॉट होगा तो उसका टेम्परेचर फिर डिक्रीज भी हमें करना होगा, बिकॉज अगर वो हॉट हो जाएगा तब तो हीट का एक्सट्रैक्शन वहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो हम लोग उसको कूल भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक दिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कंडेंसर के बगल में कूलिंग टावर यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर एक पाइप से इन दिखा रहा है, एक पाइप से यहाँ आउट दिखा रहा है। मतलब जो भी वहाँ वाटर था जो स्टीम से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, उसको वो टाइम टू टाइम कूल करता रहेगा, और जब वो हॉट हो जाएगा तो उसको हम लोग वहाँ पर कूलिंग टावर में सप्लाई करते हैं। कूलिंग टावर एक अलग चीज़ होता है, वो भी एक तरह का समझ लीजिए हीट एक्सचेंजर ही होता है, जहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर हीट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर हीट को एक्सचेंज किया जाता है। तो कंडेंसर हम लोग समझ गए यहाँ से। अब कंडेंसर से जब वहाँ पर जो निकलेगा वो कंप्लीट वाटर के फॉर्म में होगा और वो कूल होगा, वो कोल्ड होगा, वो कोल्ड वाटर बाहर आएगा। अब कोल्ड वाटर को हम लोग, यहाँ पंप लगा हुआ है, पंप से हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से बॉयलर में सप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बॉयलर दिख रहा है। अब यहाँ से बॉयलर में जा रहा है
तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी बॉयलर में हम लोग भेजते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसे थोड़ा सा हॉट कंडीशन में भेजें, जिससे कि क्या हो, बॉयलर का एफिशिएंसी या ओवरऑल थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाए। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पर कि वो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करके वहाँ सेंड करें। तो क्या होगा, यहाँ पर पंप से जो वाटर, नॉर्मल वाटर जा रहा है, जो कंडेंसर से बाहर आया था, वो तो अभी नॉर्मल कंडीशन में, बट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक इकोनोमाइजर लगा देते हैं। जो भी फ्लू गैसेज यहाँ से कंबशन से फ्लू गैसेज जो आया, अब उस फ्लू गैसेज को आपको बताया था डायरेक्टली उसे हम लोग चिमनी में नहीं सेंड करते हैं, उससे कुछ रूट को फॉलो करवा देते हैं, कुछ पाथ को फॉलो करवा देते हैं, जिसमें सबसे पहले पाथ में आपको सुपर हीटर के कॉन्टैक्ट में आता है, उसके बाद वो इकोनोमाइजर के कॉन्टैक्ट में आता है, इकोनोमाइजर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद फिर वो एयर प्री हीटर के कॉन्टैक्ट में आता है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, वाटर जो इन कर रहा है बॉयलर के अंदर, इन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस वाटर को इकोनोमाइजर से पास करवाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे हुए होते हैं और वो फ्लू गैसेज के कांटेक्ट में, हॉट गैसेज के कांटेक्ट में आता है, जो बॉयलर से आउटलेट की तरफ जाते रहता है हॉट गैसेज, उसके कांटेक्ट में आता है, जिससे क्या होता है, जो भी कोल्ड वाटर आ रहा था पंप करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, जिससे कि हॉट वाटर जो होता है वो बॉयलर में इन करता है। अब ये पाइप यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से ऑलरेडी वो हॉट होता चला जाएगा और यहाँ पर जो बॉयलर ड्रम में, जो बॉयलर ड्रम या स्टीम ड्रम बोल दो आप, वहाँ पर स्टीम ऊपर में होता है और वाटर नीचे में होता है, तो वहाँ पर हॉट वाटर इन करेगा। अब अगर वो हॉट वाटर इन करेगा तो उसका टेम्परेचर तो ऑलरेडी ज़्यादा होगा, तब क्या होगा, उसे स्टीम में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा, मतलब कम टाइम में वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ओवरऑल प्लांट का इफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा। बिकॉज ओवरऑल हमें इफिशिएंसी इंक्रीज करना है, हम कोल का बर्निंग कर रहे हैं, तो उस कोल के बर्निंग का एनर्जी क्या वेस्ट हो रहा है, क्या वहाँ पर आ रहा है, और उस एनर्जी से हम कितना एनर्जी ऑब्टेन कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कितना एनर्जी गेन कर पा रहे हैं। इफिशिएंसी काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट का नहीं होता है। मतलब जितना हम लोग हीट, मान लीजिए अगर 100 हीट जनरेट कर रहे हैं, 100 किलो जूल अगर हीट जनरेट कर रहे हैं, तो एनर्जी जो हमें 30 to 40 किलो जूल ही मिल पाता है, बहुत काफ़ी एनर्जी लॉसेज होते हैं वहाँ पर। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोग वाटर को स्टीम ड्रम में हमने पहुंचा दिया, अब यहाँ तक नॉर्मल सर्कुलेशन हो गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एयर प्रीहीटर का कंसेप्ट बचा हुआ है, तो वो देख लेते हैं एयर प्रीहीटर क्या होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया वाटर आ गया है, अब जो सर्कुलेशन होता है वो हमने देख लिया। अब यहाँ से जो फ्लू गैसेज यहाँ पर नजर आ रहा है, अब वो फ्लू गैसेज देखिए येलो पाथ का फॉलो करते हुए थोड़ा सा टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो गया है। अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाकर धीरे धीरे ऐसे जाने वाला है। तो इसी बीच में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एयर सप्लाई कर देते हैं। तो एयर सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एयर का सप्लाई क्यों करते हैं, तो आपको ऑलरेडी बताया, एयर का सप्लाई हम लोग कंबशन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, कि जो भी कंबशन हो रहा है अगर एयर प्रेजेंस होगा तब क्या होगा, कंबशन जो होने में हमें ज़्यादा हीट मिलेगा और कंबशन ईजिली हो पाएगा। तो इसलिए हमें एयर का भी सप्लाई वहाँ पर करना पड़ता है, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ कोल वहाँ पर बर्न होता है। थोड़ा सा तो कोल बर्न नहीं हो रहा है कि नॉर्मल जो एयर है वहाँ पर आसपास उसी से काम हो जाएगा, वहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ हाई क्वांटिटी में, हाई उसका काफ़ी ज़्यादा मास होता है, काफ़ी क्वांटिटी में उसको बर्न करते हैं, जिससे क्या होता है उसका वहाँ पर हमें एयर का रिक्वायरमेंट होता है। तो एयर का रिक्वायरमेंट होता है, तो अगर हम लोग कोल्ड एयर सप्लाई करेंगे तब क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो वहाँ पर बर्निंग होगा उस पर वो इफेक्ट करेगा, वो बर्निंग में हेल्प नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कोल्ड एयर की जगह हम लोग हॉट एयर सप्लाई करते हैं। तो हॉट एयर सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपको पता होगा बॉयलर माउंटिंग, बॉयलर एसेसरीज में हमने पढ़ा था, एक एयर प्रीहीटर हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एयर यहाँ पर सप्लाई हुआ, यहाँ पर एक FD फैन होता है जिसको हम लोग फोर्स ड्राफ्ट फैन बोलते हैं। इस फैन का काम है कि जो भी बाहर से आ रहा है एयर उसको फोर्सली अंदर इन करे, फोर्स ड्राफ्ट फैन, बिकॉज वो इजिली तो अपने से खुद से सर्कुलेट तो होगा नहीं, तो फोर्स ड्राफ्ट फैन हम लोग यूज़ करते हैं, फोर्स ड्राफ्ट फैन, इसलिए यहाँ पर FD फैन लिखा हुआ है, FD फैन यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब इस FD फैन से क्या होता है, जो एयर आता है वैसे सर्कुलेट होता है और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्यूब्स लगे होते हैं, जिससे कि फ्लू गैसेस क्रॉस करता है और उसी ट्यूब्स के कांटेक्ट में, उसी के सरफेस के कांटेक्ट में क्या होता है, एयर आता है, जिससे कि एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और उस इंक्रीज टेम्परेचर वाले एयर को हम लोग फिर अंदर सप्लाई करते हैं, यहाँ से सप्लाई होता है। फिर यहाँ पर जो भी बर्निंग हो रहा था उसी के साथ में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर एयर का सप्लाई करते रहते हैं और जिसका जो टेम्परेचर होता है वो हॉट होता है। फिर यहाँ पर जो एयर है तो थोड़ा सा आगे भी हम लोग भेज देते हैं, जो क्या करता है वो प्राइमरी एयर फैन है वहाँ पर। जो प्राइमरी एयर फैन क्या करता है, प्राइमरी एयर जो यहाँ पर एयर आ रहा है लास्ट में, उसको क्या करता है, कोल वाले चैम्बर में भी पल्वराइजेशन के लिए मिल में भी भेज देता है, जहाँ पर क्या होता है वो फाइन पार्टिकल्स है। तो अब उनको बॉयलर में हम लोग खुद से तो सप्लाई नहीं करेंगे, बॉयलर में अगर हमें कोल सप्लाई करना है तो हम लोग जाकर अपने खुद से हाथ से तो नहीं सप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक प्राइमरी एयर फैन यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसका फ्लो होता है, वो अपने साथ जो पल्वराइज फॉर्म में जो या पाउडर के फॉर्म में जो कोल्स होते हैं उनको क्या करता है अपने साथ
कैरी करते हुए फर्नेस के अंदर सप्लाई करता चला जाता है। बिकॉज वहाँ पर बॉयलर का टेम्परेचर आपको ऑलरेडी पता है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कंटिन्यूस वहाँ पर बर्निंग होती रहती है, तो हम लोग वहाँ पर खुद से जाकर वहाँ पर कोल का डिपोजिशन या कोल को हम लोग सप्लाई नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा, रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हम लोग वहाँ पर रह नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक फ़ैन के हेल्प से हम लोग एयर का सप्लाई करते हैं, जो क्या करता है कि पल्वराइज फॉर्म में या फिर पार्टिकल्स के फॉर्म में जो कोल्स है उनको वो खुद के साथ कैरी करते जाता है और बॉयलर के अंदर फर्नेस में सप्लाई करता चला जाता है। तो ये हमने यहाँ पर दो कंसेप्ट एक देखा, फ्री फोर्स ड्राफ्ट फैन और प्राइमरी एयर फैन यहाँ पर देख लिया। तो दोनों का कंसेप्ट आपको आई थिंक पता चल गया होगा। अब क्या हुआ, एयर का भी हमने काम देख लिया है, वाटर का भी देख लिया है। अब फ्लू गैसेज जो यहाँ पर एयर के कांटेक्ट में आ रहा था, उसके सरफेस के कांटेक्ट में, तो वो यहाँ से अब इस साइड बाहर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होता है, वहाँ पर एक प्रेसिपिटेटर लगा दिया जाता है, जो क्या करता है वहाँ से डस्ट पार्टिकल को अपने पास रख लेता है और बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं हो तब उसको वो बाहर रिलीज़ करता है। बिकॉज अगर डस्ट पार्टिकल के साथ हम लोग उसको बाहर रिलीज़ कर देंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो वहाँ पर एक डस्ट को कलेक्ट करने वाला या फिर प्रेसिपिटेटर बोल सकते हैं, वहाँ पर लगा दिया जाता है। जैसे कि आपको 4 व्हीलर में भी पता होगा, डायरेक्टली जो बर्निंग होता है, बर्निंग को डायरेक्टली हम लोग बाहर वेस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर एक कैटलिस्ट कन्वर्टर होता है जो क्या करता है, वहाँ पर जो भी सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है उसको काफ़ी लो क्वांटिटी में बाहर सप्लाई कर देता है, खुद के पास कलेक्ट कर लेता है। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है प्रेसिपिटेटर टाइप का, जो कलेक्ट कर लेता है डस्ट पार्टिकल को और थोड़ा सा कम हार्मफुल गैसेस को बाहर रिलीज़ करता है। बिकॉज डायरेक्टली अगर हम रिलीज़ कर लेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में वहाँ पर एयर पोल्यूशन होगा, तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर और ज़्यादा साइड इफेक्ट होने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर प्रेसिपिटेटर लगा देते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब क्या होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड है। यहाँ पर तो जनरेटर में क्या होगा, यहाँ पर शाफ्ट कनेक्टेड है, शाफ्ट कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होगा टरबाइन में, उसके वजह से क्या होगा, जनरेटर में हमें रोटेशन मिल जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर हम लोग ट्रांसफार्मर में सप्लाई कर देंगे, वहाँ पर फिर जितना हमें वोल्ट चाहिए उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल का टर्म है, फिर आगे आप लोग देख सकते हैं जो भी वोल्ट चाहिए, कितना वोल्टेज सप्लाई करना होता है, वो वहाँ पर फिर आगे कलेक्ट करके फिर सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर भी जितना सप्लाई करना है। तो ये हमने बेसिक आई थिंक सब कुछ देख लिया, कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है, लगभग इतना ही होता है। यहाँ पर एक रीहीटर का कंसेप्ट आपने देखा, यहाँ पर रीहीटिंग जो मैंने बता रहा था, तो यहाँ पर एक रीहीटर आपको दिख रहा होगा, जो हाई प्रेशर टरबाइन के बाद फिर सप्लाई किया हमने यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो यही रीहीटर है। यहाँ पर रीहीटिंग हम लोग करते हैं हाई प्रेशर टरबाइन से, क्या होता है वो रीहीटिंग करके फिर वो इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में सप्लाई होता है, उसके बाद फिर लो प्रेशर टरबाइन में सप्लाई होता है। यहाँ पर हमने देखा कंसेप्ट ये। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, लेआउट में थोड़ा सा वेरिएशन कहीं कहीं आपको दिखता है, तो वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ कि आपका हर एक चीज़ यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए और जो भी डाउट होने वाला वो आपका डाउट नहीं हो रह पाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चीज़, कोल अनलोडिंग है, तो कोल आया बाहर से, कोल को फिर हमने प्रिपरेशन किया, वहाँ पर उसको थोड़ा सा पल्वराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया, पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पर कोल को स्टोरेज किया हमने, फिर कोल को हैंडलर किया, हैंडलर मतलब फ्लाई, वहाँ पर एयर को सप्लाई किया, जो हमने लास्ट में देखा था, प्राइमरी एयर का हमने सप्लाई किया था वहाँ पर फैन लगाकर, जिससे क्या हुआ था वो फिर प्राइमरी एयर का फर्नेस में सप्लाई किया गया था। तो यहाँ पर बॉयलर ड्रम सिर्फ दिखाया गया है, मतलब समझ लीजिए कि वो एक तरह का बॉयलर ही है, फर्नेस वहीं पर है, यहाँ पर सिर्फ ड्रम दिखाया गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ड्रम में वाटर और स्टीम रहता है, बट यहाँ पर सब कुछ यहीं पर है, फर्नेस है नीचे में, वहीं पर फर्नेस होगा, वहीं पर ऐश को कलेक्ट करेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर जो भी बर्निंग हुआ, बर्निंग के बाद जो ऐश वहाँ पर कलेक्ट हुआ, तो ऐश को कलेक्ट करके हम लोग ऐश हैंडलर में भेज देते हैं, ऐश हैंडलर के बाद फिर उसको हम लोग ऐश स्टोरेज में भेज देते हैं। तो जहाँ पर भी थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पर एक ऐश को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी लार्ज अमाउंट में स्पेस होता है, जो ऐश को जहाँ पर हम लोग कलेक्ट करते हैं काफ़ी, बिकॉज कोल का बर्निंग कंटिन्यूस हो रहा है, तो कंटिन्यूस वहाँ पर ऐश का भी प्रोडक्शन होगा, ऐश भी जनरेट होता रहेगा। अब उस ऐश को हम लोग फ्लाई ऐश या ऐश बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोल दो या फिर ऐश बोल दो। तो इस ऐश का यूज़ आप लोग आजकल खासकर सिविल इंजीनियर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो भी कंक्रीट्स बन रहे हैं आजकल, वो फ्लाई ऐश का यूज़ किया जा रहा है, या फिर जो रोड साइड में पेडेस्ट्रियन के लिए चलने के लिए होता है वो भी फ्लाई ऐश का यूज़ किया जा रहा है। तो इसका भी यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट कर रही है, कहीं ना कहीं जो भी अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, बिकॉज वो वेस्ट है, तो वेस्ट का हम लोग अगर यूटिलाइजेशन कर ले तो काफ़ी ज़्यादा हमारा और बेटर होगा, वहाँ पर हम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। फिर बाकी कंसेप्ट सेम ही है। यहाँ पर बॉयलर लगा हुआ है, बॉयलर से क्या हुआ, यहाँ पर स्टीम आया, यहाँ पर सुपर हीटर लगा हुआ है, फ्लू गैस भी साथ में आ रहा है। सुपर हीटर क्या क्या है, इसको सुपर हीट किया, सुपर हीट करने के बाद इसको हमने सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पर टरबाइन में सप्लाई कर दिया। यहाँ पर सिंगल टरबाइन दिखाया गया है, टरबाइन में सप्लाई कर दिया। अब जो फ्लू गैसेज आ रहा था वहाँ पर सुपर हीटर के बाद यहाँ पर इकोनोमाइजर में सप्लाई कर दिया। इकोनोमाइजर में सप्लाई करने के बाद वो क्या हुआ, फ्लू गैसेज फिर यहाँ पर एयर प्रीहीटर में आ गया। एयर प्रीहीटर से वो क्या हुआ, FD फैन, यहाँ पर एक फोर्स ड्राफ्ट फैन लगा दिया जाता है जो बाहर की तरफ इसको
FD फैन वो तो एयर इन करने के लिए, सॉरी एयर इन करने के लिए वो क्या हुआ, फ्लू गैसेज जो आया वो डस्ट कलेक्टर, जो मैंने प्रेसिपिटेटर वहाँ देखा था, प्रेसिपिटेटर लगा हुआ था वो डस्ट कलेक्टर है। यहाँ पर एक ID फैन आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो ID फैन का काम क्या है कि वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है, वो अंदर वाले जो भी फ्लू गैसेज है उसको शक करके वो चिमनी के थ्रू वो बाहर की तरफ सप्लाई कर देता है। बिकॉज वो ऑटोमेटिक तो बाहर आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है वो बाहर की तरफ शक होकर आ जाता है और चिमनी से वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा ID फैन का कंसेप्ट देखना है। यहाँ पर ID फैन का आप देख लीजिएगा। ID फैन जो होता है एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करता है, सक्शन क्रिएट करता है, जिसके वजह से क्या होता है वो बाहर की तरफ चिमनी के थ्रू निकल जाता है। तो बाकी कंसेप्ट सेम ही है। स्टीम आया, स्टीम यहाँ टरबाइन में आ गया, टरबाइन का एग्जॉस्ट से आया वो कंडेंसर में हम लोग भेज देते हैं। अब कंडेंसर में क्या होता है आपको बता दिया अभी कि कोल्ड वाटर बाहर में होता है और ट्यूब में होता है जो स्टीम के फॉर्म में होता है। तो कोल्ड वाटर जो होता है वो टाइम टू टाइम हॉट होता चला जाएगा। तो हॉट वाटर क्या होता है फिर वहाँ पे कूलिंग टावर में हम सप्लाई करते हैं। यहाँ पर स्प्रे के फॉर्म में जो होता है वो हॉट वाटर नीचे की तरफ गिरता है और वहाँ पर एयर भी सप्लाई होते रहता है। यहाँ पर फैन लगे हुए होते हैं, उन फैन से क्या होता है कंटिन्यूसली एयर बाहर की तरफ उनको निकाला जाता है, जिससे कि वाटर के कॉन्टैक्ट में जो होता है वो एयर आते जाता है और एयर हॉट होकर बाहर निकलता जाता है। वही आपको उसी में दिखता होगा कि स्टीम के फॉर्म में थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट भी रहता है जो इवेपोरेट हो जाता है और बाहर की तरफ निकलता रहता है। तो अभी हम लोग इमेज देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्टीम के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो 5 to 10%, 5 to 6% आपको मान लीजिए कि यहाँ पर स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है वाटर। बाकी वाटर जो होता है वो नीचे में कलेक्ट होकर कूल वाटर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद फिर जब कूल वाटर के फॉर्म में कलेक्ट हो गया तो पंप के थ्रू वो फिर चला जाता है कंडेंसर में होते हुए फिर वाटर फीड पंप। यहाँ पर 2 पंप दिखा दिया गया है कि एक यहाँ से यहाँ पंप यूज़ किया गया है जो यहाँ पर जो कोल्ड वाटर है उसको सप्लाई उसको कंडेंसर में से भेजने के लिए यूज़ किया जाएगा और कंडेंसर में फिर से वो स्टीम को कंडेंस करेगा बिकॉज ये जो कोल्ड वाटर यहाँ पर है जो हमें कूलिंग टावर में मिल रहा है नीचे में वो उसका काम सिर्फ है कंडेंसर में यूज़ करना। कंडेंसर में जो भी स्टीम आ रहा था टरबाइन से उसको वो कोल्ड करता है, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वाटर को फिर यहाँ पंप करके फिर हम लोग इकोनोमाइज़र से होकर फिर बॉयलर ड्रम में भेज देते हैं। बाकी कंसेप्ट सेम ही है, सारा तो हम लोग देख ही लिए हैं। बाकी देख लेते हैं कुछ और शायद कुछ आगे आपको पॉइंट्स मिल जाए। ये सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या यहाँ पर है वो देख लेते हैं एक बार फिर से। फ्यूल है, यहाँ पर फ्यूल इन कर रहा है, फ्यूल यहाँ इन कर रहा है। यहाँ पर फर्नेस है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्टीम था वो जो भी वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट होकर वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। वहाँ से फिर लो प्रेशर टर्बाइन यहाँ पर हाई प्रेशर टर्बाइन में गया, फिर रीहीटिंग हुआ, रीहीटिंग के बाद फिर इंटरमीडिएट टर्बाइन, फिर इंटरमीडिएट टर्बाइन के बाद लो प्रेशर टर्बाइन में गया। और यहाँ पर एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अल्टरनेटर क्या करेगा, पावर को जनरेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर कूलिंग, उसके बाद यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का काम क्या है, जो भी वाटर्स है उसके बाद जो भी वाटर है उसके पास वाटर को क्या करेगा, जो भी स्टीम वहाँ से टरबाइन से आ रहा है, लो प्रेशर टरबाइन से आ रहा है उसको वहाँ पर वाटर में कन्वर्ट करेगा, उसका टेम्परेचर को उसका हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करने का काम वहाँ पर कूलिंग वाटर करता है जो कि बाद में हॉट हो जाता है। इसलिए वहाँ पर फिर हम लोग कूलिंग टावर में उसको टाइम टू टाइम सप्लाई करते जाते हैं और फिर उसको पंप से फिर से हम कंडेंसर में भेज देते हैं। और जो भी स्टीम आया था यहाँ पर कंडेंसर में उसको हम लोग फिर से उसको हम लोग जो वाटर में तो कन्वर्ट कर लिया हमने, उसको पंप में सप्लाई कर दिया। पंप में सप्लाई करने के बाद फिर से इकोनोमाइजर होते हुए ड्रम में हम लोग भेज दिए। सारा कंसेप्ट सेम ही है, इसलिए एक ही चीज़ को बार बार मैं दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा। अब यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर टॉप व्यू थोड़ा सा दिखाया गया है। हर एक चीज़ तो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है बट थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कोल्स आए हुए हैं, कोल को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया है, बाहर से हैंडल करके लाया गया है। फिर यहाँ पर कोल का मशीन है, यहाँ पर बहुत सारे उसको वहाँ पर पोलराइज किया जाता है, फाइन पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको बॉयलर में सप्लाई किया जाता है। बॉयलर में सप्लाई करके फिर कुछ सिस्टम्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जैसे कि आपको कंबशन सिस्टम यहाँ दिख रहा है। फिर यहाँ पर डस्ट कलेक्टर है। डस्ट कलेक्टर वही होता है जो चिमनी के पहले जस्ट लगा हुआ होता है जो वहाँ पर डस्ट को कलेक्ट करते रहता है। उसके बाद यहाँ पर स्टीम टरबाइन और जनरेटर नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्टीम टरबाइन है, स्टीम टरबाइन यहाँ जनरेटर से कनेक्टेड है और इस जनरेटर को, इस पावर को फिर हम लोग यहाँ पर सप्लाई कर देते हैं थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट यही है, थर्मल पावर प्लांट में सप्लाई किया, वहाँ से फिर क्या हुआ वो सिटी में जहाँ पर भी सप्लाई करना है वहाँ पर हमने सप्लाई कर लिया। और फिर और भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होगी। डिसल्फराइजेशन सिस्टम है जो कि क्या करेगा, उसमें से जो सल्फर्स है, जो भी फ्लू गैसेज है उसमें से सल्फर है उसको वहाँ पर रिमूव कर लेगा। रिमूव करने के बाद उसको चिमनी से वो हम लोग वापस कर लेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई है। पंप्स का आपको छोटा सा दिख रहा होगा, कहीं पर दिखेगा नहीं, नेमिंग नहीं किया गया है। और फिर चिमनीज़ का भी और फिर कूलिंग वाटर का भी यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। आपको वैसे कूलिंग वाटर आपको दिखता होगा, आप कहीं कहीं आप सर्च करोगे थर्मल पावर प्लांट तो कूलिंग वाटर से ही ऐसे करके आपको दिखता है, ऐसे करके इस टाइप का वो बना होता है। यहाँ पर कंटिन्यूसली वाइट गैसेज निकलते रहते हैं। ये हमने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी चीज़ें लगभग थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है वो हमने बेसिक चीज़ें सारा कुछ देख लिया है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत आप देखते होंगे लो प्रेशर हीटर, हाई प्रेशर हीटर, कुछ चीज़ें ऐड किया जाता है, रीजनरेशन से रिलेटेड है वो सब। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं देखना है। बस जनरल लेआउट जो जनरली जो यूज़ किया जाता है वो हमने
अबाउट सारा कुछ देख लिया है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप, वहाँ पर भी इंजीनियर्स आधार का ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके पर्सनली पूछ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ऑलरेडी आपको बताया कि अगर चैनल को आप सपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो जो भी आप अमाउंट आप सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज जो भी आपको हेल्प हो रहा है इस लेक्चर से, इस चैनल से अब तक हेल्प होता गया है, अगर आपसे उसको बेनिफिट आपको मिल रहा है तो कुछ आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, चैनल का ग्रोथ में बेनिफिट होगा। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।